स्वागत है बच्चा आपके अपने चैनल 10वीं बाय दीपक सर में। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते होंगे। कुछ दिन से मेरा वीडियो आप लोग नहीं देख पा रहे थे क्योंकि मेरा तबीयत काफ़ी ख़राब हो गया था। अब हम थोड़ा सा ठीक हो चुके हैं। आपको अब जो है कंटिन्यू वीडियो देखने को मिलेगी। इस वीडियो के माध्यम से हम जो है 12th के हिंदी का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो कि काफ़ी आसान भाषा में किया जाता है, ताकि बच्चे का जो समस्या होता है हिंदी को लेकर कि हिंदी उसको समझ में नहीं आ पाती है और जिससे उनका जो कि एग्ज़ाम में कम नंबर आ पाता है, उन समस्या को दूर करने के लिए ही हम ये वीडियो को बना रहे हैं। इससे पहले हम लोग अध्याय 1 बातचीत, फिर दूसरा अध्याय जो था आपका उसने कहा था, फिर तीसरा अध्याय जो था आपका संपूर्ण क्रांति, उन सभी का क्वेश्चन आंसर बहुत ही आसान भाषा में किए थे। आज के चैप्टर में हम लोग बच्चा अर्धनारीश्वर जिसके लेखक है बच्चा आपको पता ही होगा, रामधारी सिंह दिनकर, उनका हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो वीडियो की लास्ट तक बने रहिएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चा, हम लोग बात करें थोड़ा सा रामधारी सिंह दिनकर, लेखक रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। रामधारी सिंह दिनकर जी का जो जन्म हुआ था बच्चा अपना बिहार में ही हुआ था। बिहार के सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। ठीक है, याद रखिए। इसे हम लोग राष्ट्र कवि के रूप में जानते हैं। इनकी डिटेल्स हम लोग बाद में ले लेंगे। हम लोग आज की क्लास में क्वेश्चन आंसर पे ध्यान देते हैं। अध्याय है बच्चा अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर के बारे में जान लीजिए। अर्धनारीश्वर जो है बच्चा एक प्रकार का आपका निबंध है। ठीक है, अर्धनारीश्वर का मतलब क्या है उसको समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। अर्धनारीश्वर का मतलब होता है बच्चा आधा पुरुष आधा स्त्री। अर्थात यहाँ पे चैप्टर में पढ़िएगा तो उसमें लिखा गया है अर्धनारीश्वर का मतलब शिव और पार्वती का कल्पित रूप। लेकिन जो अगर डिटेल से समझने की कोशिश करिएगा और अंदरूनी जाने की कोशिश करिएगा तो आपको पता चलेगा लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि पुरुष में नर और नारी दोनों का गुण होना चाहिए, स्त्री में नर और नारी दोनों का गुण होना चाहिए। कहीं न कहीं ये बात सत्य है कि पुरुष धीरे धीरे और कठोर बनते जा रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा घमंड आते जा रहा है ना, और स्त्रियां धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा कोमल बनते जा रही है। आज लड़की से एक भी काम करने के लिए कहो भारी भरकम तो बोलेगा हमसे नहीं हो पाएगा, है ना। ये बात बिल्कुल क्या है, सत्य है। इसलिए लेखक ने अर्धनारीश्वर चैप्टर अर्थात निबंध के माध्यम से ये समझाने की कोशिश किया गया है कि स्त्री और पुरुष एक समान हो जाए। कैसे होए, जब तक उन दोनों में एक दूसरे का गुण ना आ पाएगा तब तक स्त्री और पुरुष एक समान नहीं हो पाएगा। तो इस चैप्टर में ये बताया गया है। आते हैं पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है पहला कि यदि संधि की वार्ता कुंती और गंधारी के बीच होती तो बहुत संभव था कि महाभारत ना मचता। लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत हैं? अपना पक्ष रखें। देखिए बच्चे, लेखक महोदय रामधारी सिंह दिनकर जी का कहना है कि अगर संधि की वार्ता, है ना, महाभारत में आप लोग देखे थे, है ना, महाभारत की बात है यहाँ पे। महाभारत में संधि की वार्ता गंधारी और कुंती के बीच होता तो महाभारत नहीं होता, ऐसा रामधारी सिंह दिनकर जी कहें। इनका हम लोग को मतलब बताना है। देखिए बच्चा, ये बात सत्य है कि लड़कियां जो होती है वो ममता की मूर्त होती है ना, ममता की देवी होती है। उनके हृदय में करुणा भरी होती है। वह कोई भी काम, है ना, मार काट से करना नहीं पसंद करती। वो अधिकांश चाहती है कि प्यार मोहब्बत से काम हो जाए तो ठीक है। लेकिन लड़के की बात करें तो लड़का के एक अलग ही घमंड होता है। उनको लगता है कि नहीं, हम उस पर्सन से कमज़ोर नहीं है ना। अगर वो पर्सन हमको चैलेंज दिया है तो हम उसको नीचा दिखा के ही रहेंगे, और उसके चलते वो कितने की हत्या कर देते हैं, कितने के मांग सुनी कर बैठते हैं, है ना। अर्थात वो अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, अपनी बहुलता दिखाने के लिए बहुत सा अन्याय कर बैठते हैं। लेकिन यही स्त्री कोई भी काम करने से पहले सोचती है, विचारती है, समझती है, तब जाके वो कोई काम करती है। इसलिए कहना बिल्कुल उचित है कि महाभारत का संधि अगर गंधारी और कुंती के बीच होता तो यह
बहुत संभव था कि महाभारत युद्ध नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है बच्चा कि अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई, आज इसकी क्या सार्थकता है ना। कहता है कि बच्चा कि अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई। देखिए, हमने बताया था ना कि लेखक रामधारी सिंह दिनकर महोदय जी ने बहुत अच्छे से इस सृष्टि को समझा, इस सृष्टि को उसने देखा और समझा। ये देखा गया कि इस सृष्टि में जो हमारा समाज है वो पुरुष प्रधान समाज बनते जा रहा है। स्त्री का वैल्यू इस समाज में 0/0 है। आप लोग घटना देखे होंगे पिछले वर्ष, उससे पिछले वर्ष घटना देखते होंगे, कितनी लड़की को 40 टुकड़ों में काट के है ना फेंक दिया गया, कितनी लड़कियों को चाकू से कई बार हथियार से है ना भोंका गया। मतलब क्या है, लड़की कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा पिछड़ गई। लड़की को लड़का कमज़ोर समझने लगा। कमज़ोर समझने के कारण आज लड़की वैल्यू कहीं नहीं होता है और लड़की ये खुद अपने आप को करती है, अर्थात दोषी खुद लड़की का है। वो अपने आप को कमज़ोर समझती है तो समाज उसको डराता है। इसलिए अर्धनारीश्वर की कल्पना किया गया है ताकि लेखक इस सृष्टि को समझा पाए और लड़की के अस्तित्व को बचा पाए कि लड़की तुम भी समान हो, पुरुषों के समान हो, तुम भी आगे बढ़ सकते हो। तुमको किस बात का डर, तुम वो हर एक काम कर सकता है जो लड़का कर सकता है ना। इसलिए अर्धनारीश्वर की क्या कल्पना किया गया ताकि स्त्री का जो अस्तित्व है वह फ्यूचर में बेहतर हो पाए, अच्छा हो पाए और लड़कियां भी 12 बजे रात को अकेले घूम पाए और लड़कों का कंधा से कंधा मिला पाए। इसलिए अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है बच्चा, रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट है। आपको पता है, इस चैप्टर पढ़िएगा तो बहुत गुस्सा आएगा। कुछ लेखक है जैसे कि रविंद्रनाथ जी, प्रसाद जी और प्रेमचंद जी, इन लोगों का सोच लड़की के लिए बहुत ही विचित्र था, बहुत ही अलग था। आप सुन के घिनाइएगा, आपको इतना घिनाएगा कि आपको आश्चर्य होगा उनकी सोच पे, उसकी थिंकिंग में। चलिए देखते हैं क्या सोच था उनका जो हम इतना बातें बताए। देखिए, प्रेमचंद का कहना था कि अगर नारी पुरुष का गुण ले लेती है तो वह राक्षसी बन जाती है और नर स्त्री का गुण ले लेती है तो वह देवता कहलाता है। तो आप सोचिए किस प्रकार का मत दिया है। प्रेमचंद ने क्या कहा, अगर नारी है ना लड़का का गुण ले लेती तो राक्षसी हो गई, अगर नर लड़की का गुण ले लेती है तो देवता बन गया। कितना गजब की थिंकिंग है, कितनी बड़ी बातें है ना, ये प्रेमचंद महोदय ने कहा। इसके बाद इसका निष्कर्ष भी निकालेंगे। अब आते हैं, इससे भी मज़ेदार कहा है रविंद्रनाथ ने, है ना। रविंद्रनाथ महोदय ने कहा है कि नारी स्वपन है, नारी स्वपन है, नारी सुगंध है ना। नारी पुरुष की बाहों पर झूलती हुई जूही की माला है। क्या बताया गया, नारी स्वपन है, नारी सुगंध है और नारी पुरुष के बाहों में झूलती माला है। इसलिए सीधा तौर पे कहा गया, नारी जो है बच्चा प्यार की वस्तु है। जिसका मन हो वह नारी के साथ खेल सकता है, प्यार कर सकता है, प्यार करके उसको छोड़ सकता है, इनका कहना है। तो जरूर बात है बच्चा कि जो रविंद्रनाथ थे, प्रसाद जी और प्रेमचंद जी के चिंतन से दिनकर जी क्यों नहीं असंतुष्ट हो। उसने, जो इतने बड़े लेखक थे, कवि थे, उसने भी नारी का अस्तित्व बहुत ही नीचा बताया। उसने नारी को कहीं तक नहीं छोड़ा। किसी ने नारी को राक्षसी कहा तो किसी ने नारी को प्रेम की मूर्ति बताया। अर्थात नारी का वैल्यू समाज में क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ पे बताया गया। आपको समझ में आ रही है ना। अगर आ ही रही है अपने दोस्तों यारों को शेयर करिएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, है ना। प्रवृत्ति मार्ग और निवर्ती मार्ग क्या है। देखिए बच्चा, प्रवृत्ति मार्ग क्या होता है और निर्वर्ती मार्ग क्या होता है, उनको समझिए। प्रवृत्ति मार्ग के बारे में किताब में लिखा गया है कि प्रवृत्ति मार्ग वो हुए जिसमें नारी को गले लगाया, क्योंकि जीवन में वे आनंद चाहते थे और नारी आनंद की खान थी। तो प्रवृत्ति मार्ग का मतलब क्या हुआ तो समझिएगा, है ना।
देखिए बच्चा, प्रवृत्ति मार्ग का मतलब हुआ कि नर इस मार्ग में स्त्री को गले लगाता है, अर्थात स्त्री को अपनी ओर रखता है, अपने पास रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि पुरुष को लगता है कि स्त्री प्यार की खान है, आनंद की खान है, और जीवन में आनंद के लिए, जीवन में खुशी के लिए, आनंद के लिए लड़की को गले लगाया जाता है ना। इस मार्ग को कहा गया बच्चा प्रवृत्ति मार्ग, अर्थात जिस मार्ग में हम लोग नारी के साथ रहते हैं उस मार्गों का कहा गया बच्चा प्रवृत्ति मार्ग। अब निवर्ती मार्ग क्या है? जिस मार्ग में पुरुष को लगा कि नारी हमारे लिए सही नहीं है, हमारे ज़िंदगी और हमारे लाइफ के लिए सही नहीं है, उनका साथ रहेगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और वह नारी को छोड़ देता है, धक्का मार देता है, तो उस मार्ग को कहते हैं निवर्ती मार्ग। और निवर्ती मार्ग में बताइए क्या बताया गया? जिस मार्ग में नर नारी का साथ नहीं रहता है वो मार्ग निवर्ती है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि उनको लगता है कि नारी असफलता का कारण है, इसलिए जो है वह नारी के साथ रहना पसंद नहीं करता। और इस मार्ग को क्या कहा गया बच्चा? निवर्ती मार्ग। कितना इंटरेस्टिंग है, चैप्टर पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चा कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। देखिए, भगवान बुद्ध जब थे संन्यास लिए थे तो उस समय क्या था बच्चा कि लड़की जो है वह भिक्षु नहीं बन सकता था, है ना। लेकिन बुद्ध भगवान ने भिक्षु बनने का न्योता दिया, है ना। लेकिन उसने कहा था कि कुछ वर्षों के बाद जो हम न्योता दे रहे हैं कोई ना कोई आकर उसको ख़त्म कर देगा, है ना। तो सही बात भी हुआ ये कि जैन धर्म के जो दिगंबर थे उसने कहा कि अगर आप नारी हैं और भिक्षु बन जाती हैं तो नारी जीवन में आपको मोक्ष नहीं मिल पाएगा, नारी जीवन में आपको मोक्ष नहीं मिल पाएगा। आपको जब तक नर जीवन नहीं मिल पाता तब तक आपका जीवन असफल है, नारी जीवन में आपको मोक्ष नहीं मिल पाता। अर्थात बुद्ध ने यही कहा था। इस बात को समझाया। एक से एक आपको यहाँ पर निकलेगा, है ना, कलाकार सब आपको देखने को मिलेगा। कोई कुछ कह के गया, कोई कुछ कह के गया, और हम लोग मानते चले गए, ये कंडीशन है। अर्थात हम लोग अधिकांश मनुष्य जो होता है ना, हमेशा अपना थिंकिंग नहीं सोचता, अपना उनको नहीं सोचना, उनको हमेशा दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या करेगा वही सोचना, अपना सोचना चाहिए। आपको करना क्या है, कैसे बढ़ना है वो सोचिए, ठीक है। क्वेश्चन है बच्चा 6 नंबर कि स्त्री को अहेरिन, नागिन, जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा है, क्या ऐसा कहना उचित है। देखिए क्या कहा गया बच्चा, स्त्री को अहेरिन कहा गया, नागिन कहा गया, यहाँ तक ही नहीं जादूगरनी भी कहा गया और ऐसा कहना और क्यों कहा ये बताना है। क्या ऐसा कहना सही है, और कहा तो क्यों कहा, अहेरिन, नागिन, जादूगरनी क्यों कहा, तो समझते हैं। देखिए बर्नार्ड शॉ जो थे, एक बर्नार्ड शॉ आप पढ़िएगा तो इसमें बर्नार्ड शॉ लिखा होगा। बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि जो महिला होता है वो अहेरिन होती है और जादूगरनी होती है ना, नागिन होती है, ये सब कहा। कहने का मतलब लड़कियों में बस करने का, है ना, लड़कों को अपनी ओर आकर्षित करने का बहुत ताकत होता है, और साथ ही साथ लोगों के बीच, है ना, गलतफहमियां बढ़ाने में, लोगों के बीच जहर घोलने का भी काम भी लड़की करती है, इसलिए उसको नागिन भी कहा गया। लेकिन यह बात देखा जाए तो ये बात बिल्कुल असत्य है। देखा जाए तो बच्चा नर और नारी दोनों में समान गुण होता है। अगर ये आग लगाता है, लड़का भी किसी के कान में कनफुसकी करता है तो लड़की भी करता है। अगर लड़की को अगर नागिन कहते हैं तो लड़का पर का काला नाग कहिए, है ना, ये बात तब सही होगा, है ना। लड़की ही नागिन नहीं, लड़का भी नाग है। आज जितने भी पास्ट में युद्ध देखे थे उसमें लड़की का मुख्य दोषी नहीं था, मुख्य दोषी लड़का था, है ना, याद रखिएगा। लड़का का स्वार्थ था, लड़का का घमंड था, मेन मुख्य दोषी था, लड़की नहीं थी। लड़की तो झूठ का बदनाम किया गया है। आगे बढ़ते लोग। अब क्वेश्चन है बच्चा, नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई। नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई, मतलब नारी कब से अलग हो गया नर से, और क्यों आज ऐसा स्थिति हो गया कि नारी जो है अपने आप को जो है दुर्बल समझने लगी, कोमल समझने लगी और लड़का की छत्र छाया में जीने लगी। तो नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई, इनको समझते। देखिए बच्चा, आज से कई वर्ष पहले, है ना, जब मनुष्य आदि मानव हुआ करता था तो
वो जो है साथ शिकार करने जाते थे, नर और नारी साथ शिकार करने जाते थे, साथ ही वो लोग काम धंधा करते थे। अगर किसी प्रकार की विपत्ति आ गई तो साथ मिलकर उनका सामना करते थे। लेकिन जैसे कृषि का विकास होता है, कृषि का जैसे विकास होता है तो महिला जो है, नारी जो है, वह घर की सब काम संभालने लगती है और पुरुष जो है बाहर का काम संभालने लगता है। इस प्रकार क्या हुआ, काम में बंटवारा हो गया। काम में बंटवारा होने के कारण लड़कियां जो है घर में ही सीमित रह गई और लड़का बाहर काम करता रह गया। आज ये कंडीशन हुआ है कि लड़की अपने आप में दुर्बल, कमज़ोर बन गई है। वो कोई भी काम बिना अपने पिता के, अपने भाई के सपोर्ट में, अगर उसको चौक भी जाना होगा शाम को तो अकेले नहीं जा पाएगी, है ना। ये कंडीशन हो गया। अर्थात नारी की जो प्राधान्यता हुआ है, नारी का जो अलगाव हुआ है बच्चा, वो कृषि व्यवस्था से हुआ है। कृषि व्यवस्था का विकास हुआ तब जाके नारी की प्राधान्यता हुई। अब 8 का है बच्चा क्वेश्चन आंसर को और खो कि को में है कि प्रत्येक पत्नी अपनी पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। इसका हम लोग को प्रश्न व्याख्या करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वो अपूर्ण है। इस क्वेश्चन को समझते हैं। वो क्वेश्चन इसलिए नहीं बताया बच्चा, हम भी देखना चाहते कितने बच्चे पढ़ता है, खाली मेरे बात में रहोगे। अगर नहीं आपको पता है तो हम कमेंट कर लीजिएगा, हम अवश्य ही आंसर आपको, है ना, आके समझा दें, कोई दिक्कत में नहीं है। आगे क्वेश्चन कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वो अपूर्ण है, ऐसा लेखक क्यों कहा, इसको समझिए। जब भी व्याख्या करने आए तो हम आपको पहले भी वीडियो में बताए थे, इससे पहले वाला में, है ना, कि व्याख्या में बच्चा आपको लिखना पड़ता है यह स्टेटमेंट किससे लिया गया है तथा इसके शीर्षक कौन है और इसके लेखक कौन है, ये आपको बताना पड़ेगा। तब और जो पंक्ति है, जैसे यहाँ पंक्ति है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वो अपूर्ण है, इस पंक्ति का अर्थ समझाना होता है। तो समझिए, लेखक महोदय ने सच ही कहा है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वो अपूर्ण है, क्योंकि नर में घमंड होता है। नर को लगता है जो हम बोलेंगे वो सत्य है, उन्हें लगता है कि मेरा बात ही वचन है, मेरा बात ही शासन है। अर्थात इस घमंड के कारण वो बहुत सा विनाश कर चुके हैं। कितने व्यक्ति को, है ना, रक्त बहा चुके हैं, कितने व्यक्ति को विधवा कर चुके हैं। ये कौन किया है, ये नर किया है। अगर उसमें नारी का गुण आ जाएगा, उसमें अगर मोह आ जाए, उसमें अगर प्यार आ जाएगा, दया आ जाएगा, करुणा आ जाएगा, तो कहीं न कहीं वो बात को समझेगा। अब बात को समझकर बड़ा बड़ा जो युद्ध होता है, बड़ा बड़ा जो युद्ध अपने घर में भी देख लीजिएगा, बहुत सी बात हो जाता है। बड़ा बड़ा युद्ध जो होता है, बड़ा बड़ा हानि जो होता है, वो नहीं हो पाएगा और कहीं न कहीं वो देवता बन जाएगा अगर दोनों का गुण रहेगा। क्योंकि वो सोचेगा, समझेगा, तब कोई काम करेगा, है ना। क्योंकि नर में हमेशा घमंडपन रहता है, जो बोलेगा वही करेगा। अगर नारी का गुण आएगा तब ना वो सोचेगा, विचारेगा कि हम जो कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं, क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अर्थात अगर पुरुष में नारी का गुण आ जाए तो वो देवता बन जाता है। चलिए, आज का सेशन यहीं पर है ना, और यहीं समाप्त करते हैं। क्वेश्चन आंसर कैसा लगा हमें अवश्य कमेंट करिएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हम पहले भी बताए थे, इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।